जोहार मास्टर जी, राउर के भी जोहार। जोहार जोहार पर्वतिया जी, का हाल चाल है? हाल चाल ठीक है मास्टर जी। और बाकी जे कमी बेसी रहेला, जे समस्या रहेला से और सुलझाइए देवीला हमेशा हमरे कर। बात तो सही है। हाँ। और देखिए ना, हाल चाल जो है वो जानने की बात इस समय है खेती बाड़ी की भी। हाँ। और हमारे किसान भाई भी हाजिर हो चुके हैं। तो किसान भाइयों, कृषि दर्शन के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जब बात हाल चाल की चल गई है तो चलिए इस कृषि दर्शन के आज के अंक में सबसे पहले देखते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम तरह की खबरें कृषि समाचार में। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति रेखा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सिमडेगा जिले में लगाया जा रहा है पशु चिकित्सा शिविर। समय पर धान नहीं लगा पाने से नुकसान की भरपाई के लिए किसान लगाएं वैकल्पिक फसलें। पाउडर रूपी दवा के छिड़काव को बेहतर तरीके से करता है डस्टर। केंद्र द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सिमडेगा जिले के अंतर्गत सितंबर महीने में जिले के विभिन्न प्रखंडों के गांवों में पशु चिकित्सा शिविर लगाया गया है। यह शिविर 5 सितंबर 2013 से शुरू होकर 28 सितंबर 2013 तक चलेगा। बदलते मौसम का दुष्प्रभाव हमारे साथ साथ हमारे पशुओं पर भी पड़ता है और वे विभिन्न प्रकार की बीमारियों का शिकार होते हैं। बीमार पशुओं को पशु चिकित्सा केंद्र तक ले जाना कठिनाई का काम होता है। पशुपालकों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सितंबर माह में जिला सिमडेगा में ग्राम स्तर पर पशु चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा है। यह शिविर 5 सितंबर से शुरू होकर 28 सितंबर तक चलेगा। किस गांव में किस तारीख को शिविर लगेगा, इसकी जानकारी के लिए पशुपालक अपने क्षेत्र के संबंधित पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इस वर्ष राज्य में कम बारिश की वजह से यहां के बहुत से किसान समय पर धान की फसल नहीं लगा पाए। इस नुकसान की भरपाई के लिए कृषि वैज्ञानिक वैकल्पिक फसल के रूप में कुछ फसलों को लगाने की सलाह दे रहे हैं। आइए जानते हैं ये फसलें कौन सी है और इन्हें कैसे लगाएं। किसान भाइयों को चाहिए कि धान की खेती में जो नुकसान हुआ है, जो नहीं कर पाए हैं, उसकी भरपाई वो 3 नंबर खेत में भी, मध्यम खेत में भी, सुरगुजा, कुल्थी जिसकी बुआई का समय अभी है, इसके अलावा मूंग और उड़द, इन फसलों की भी खेती करें। इनसे क्या होगा कि धान में जो क्षेत्रफल में कमी आई है या उनमें से किसान को जो नुकसान सहना पड़ा है उसकी इसकी भरपाई हो जाएगी। किसी भी फसल को लगाकर ज्यादा पैदावार लेने के लिए हाइब्रिड किस्में आज ज्यादा चलन में है। वर्तमान समय में सब्जी की खेती करने वाले किसान सब्जियों की हाइब्रिड किस्में लगाकर अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि टमाटर, बैगन और मिर्च की हाइब्रिड किस्में कौन कौन सी हैं और कैसे इन्हें लगाया जाए। उन्नत प्रभेदों के हाइब्रिड बीजों की बुआई कर आज किसान लाभान्वित हो रहे हैं। सब्जी उत्पादक टमाटर के लिए रोहित, अविनाश और TO17 और बैंगन के लिए घनश्याम, कृष्णा, ग्रीन स्टार और ब्लू स्टार, साथ ही मिर्च के लिए VNR 305 और फ्लेम नामक हाइब्रिड बीज लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। टमाटर की अगर खेती करना चाह रहे हैं और हाइब्रिड टमाटर की खेती करना चाह रहे हो तो हाइब्रिड कुछ रोहित, अविनाश, TO017 ये किस्में बहुत अच्छा उत्पादन देती हैं। अगर बैगन की किस्म हाइब्रिड करना चाहते हो तो बैगन की जो किस्में हैं वो हैं घनश्याम, कृष्णा, ग्रीन स्टार, ब्लू स्टार, ये अच्छी किस्में हैं जिनका हमारे किसान भाई आसानी से खेती करके इससे अधिक आमदनी ले सकते हैं। मिर्च की अगर खेती करना चाहते हो तो मिर्च की हाइब्रिड किस्मों में VNR 305 और मिर्च की एक अन्य किस्म है जिसका नाम है फ्लेम, ये हाइब्रिड अच्छी किस्में हैं जिसकी भरपूर उपज प्राप्त होती है। राज्य में कम बारिश की वजह से बहुत सारे किसानों ने विलंब से बुआई की है। विलंब से बुआई करने की स्थिति में किसान क्या सावधानी बरतें जिससे फसल को और कोई नुकसान न हो और पैदावार अच्छी हो, इस बात की जानकारी दे रहे हैं बेहतर तकनीक में हमारे कृषि विशेषज्ञ। जहाँ भी ऊपरी खेतों में पानी एकत्रित हो
उस पानी को उन खेतों पे नाली बना के ले आवें, ताकि जो है धान अधिक दिनों तक जिंदा रहे। अगर बगल में कोई जल स्रोत हो तो सिंचाई के लिए हमेशा जल स्रोत जीवन रक्षक सिंचाई का ही उपयोग करेंगे और खरपतवार का समय से निकोनी करते। इससे क्या होगी कि जल की भी बचत होगी और कीट व्याधि का भी आक्रमण नहीं के बराबर होगा और पोषक तत्व जिसकी मात्रा आपने कम कर दी है उसका भी नुकसान नहीं होगा। कीटों और रोगों के नियंत्रण के लिए फसलों पर दवा का छिड़काव करना होता है। पाउडर रूपी दवा के छिड़काव को बेहतर तरीके से करने के लिए कृषक डस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फसलों पर लगने वाले कीट व्याधियों के नियंत्रण के लिए दवा का छिड़काव आवश्यक होता है। फसलों पर पाउडर रूपी दवा के छिड़काव को आसानी से करने के लिए किसान बंधु इस डस्टर नामक उपकरण की सहायता ले सकते हैं। इसके इस्तेमाल से दवा बर्बाद नहीं होती और पूरे फसल पर समान रूप से फैलती है। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की, तो मिलते हैं एक सफल किसान से और जानते हैं सफलता की मंजिल इन्होंने कैसे पाई। खेती बाड़ी में मेहनत सभी किसान करते हैं, परंतु इन्होंने मेहनत के साथ पौराणिक कृषि पद्धतियों में बदलाव लाकर जो खेती बाड़ी में सफलता पाई, जिस कारण इन्हें अपने क्षेत्र में अच्छी खासी ख्याति मिली। अपने अब्बू के साथ में, फादर के साथ में जो सो किसान के ये में लग गए। लगने के बाद जो सो विज्ञान केंद्र से हम जो है सो ट्रेनिंग हासिल किए। हासिल करने के बाद फिर जो सो हम भी किसान वृद्धि की वजह से जो सो हम भी खेती करते हैं, मिर्चा का खेती करते हैं और जो सो खीरा वगैरह सब अभी लगा हुआ है हमारा, ये सब का खेती करते हैं। हम लोग खेती बाड़ी से जुड़ करके जो सो सारा ये सब कर रहे हैं, घर चला रहे हैं। हम लोग कोई बड़ा बिजनेस या कोई बड़ा कारोबार हम लोग का नहीं है, खेती करना है। खेती करके जो सो ये सब चीज़ घर चलाना और सब करना होता है। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। पहले से तेजी की स्थिति झेलती हुई राज्य की खाद्यान्न मंडियों में और तेजी की संभावना बन रही है। खासकर दलहनी अनाजों के भाव बढ़ने के आसार हैं। उधर सब्जी मंडियों में भी मूल्यों की स्थिति सामान्य बनी रही। वैसे कुछ प्रमुख खाद्यान्नों के भावों पर नजर डालें तो वे आज इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2000 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1700 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 6800 रुपए से लेकर अधिकतम 7200 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4300 रुपए से लेकर अधिकतम 4600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 5800 रुपए से लेकर अधिकतम 6200 रुपए। चीनी न्यूनतम 3500 रुपए से लेकर अधिकतम 3750 रुपए। आलू न्यूनतम 900 रुपए से लेकर अधिकतम 1100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब एक नजर राज्य के 4 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27.5 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम कर बाद सब देखो या मना के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मास्टर जी, हम जिसन कहे लाइक रही कि जे छोट मोट हमरे कर समस्या रहेला से केरा हमेशा दूर करते रहीला। अरे भाई, आप बड़ी समस्या भी तो रख के देखिए। हाँ, सही कहा थी मास्टर जी। तो समस्या ऐसा है एखन की जे बारिश कर मौसम चले लाइक है, इकर में जे हमरे कर पशुधन है से बहुत परेशान होवे लाइक है, करे लाइक है, कहूँ बीमारी मन लागे लाइक है, तो उमन के तो दिक्कत है, ये है जे रखवैया है से खुद दिक्कत लाइक है। भाई तो देखिए, ये जो बरसात का मौसम है ना पर्वतिया जी, इसमें तो भाई कई प्रकार की बीमारियां हमारे पशुओं में होती हैं और इसके बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। सही कहती। किसान भाइयों, अगर आपने भी पशुधन पाल रखा है तो इस बरसात के मौसम में उसकी खास देखभाल की ज़रूरत है। तो चलिए, पर्वतिया जी का सवाल आ ही गया है, तो चलिए आज इसी बात पर चर्चा करते हैं कि बरसात के मौसम में कौन कौन सी बीमारियां हमारे पशुओं को लगती हैं और इनसे बचने के हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र हजारीबाग में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं के एक वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश्वर राय। ये हमें जानकारी देंगे कि पशुओं में वर्तमान समय में पशुओं में होने वाले बीमारी एवं उसका बचाव कैसे की जाए। लेकिन आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाई, नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए, जो वर्तमान समय अभी चल रहा है, इसमें पशुओं में कौन कौन सी बीमारी होती है और हमारे किसान भाई उसका कैसे लक्षण समझें कि कैसे इसको पकड़ें कि ये बीमारी क्या है। किसान भाई, ये बरसात का मौसम चल रहा है। बरसात के मौसम में जो है अभी जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर आपको 35 से 37 डिग्री सेल्सियस पर जीवाणु का जो है काफ़ी विकास होता है। उसमें मुख्य रूप से एक एंथ्रेक्स, जिसको पिलबढ़वा रोग भी कहते हैं, पीलिया रोग कहते हैं हिंदी में, ये जीवाणु जनित बीमारी होता है, बहुत खतरनाक बीमारी होता है। अधिकांशतः यह रोग जो होता है ये अति तीव्र अवस्था में होता है, बिना कोई लक्षण दिए हुए भला चंगा पशु जो है पागुर कर रही है और अचानक ज़मीन पर गिर जाएगी, पेट फूल जाएगा धड़ाम से और 2-4 मिनट में जो है पशु मर जाती है। मरने के बाद जो है उसके प्राकृतिक छिद्र से, नाक, मुंह से या मलमूत्र मार्ग से जो है कुलताड़ के रंग का खून निकलता है जो जमता नहीं है और इस तरह से भयंकर रूप धारण कर लेता है। गांव वगैरह में यदि इस पशु को चीर फाड़ कर दिया जाए तो भयंकर रूप धारण कर लेता है। इसलिए मरा हुआ पशु को ये ज़मीन में गाड़ देना चाहिए और उसको जो है चमड़ा उतारने वाला व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इस रोग से बचाने के लिए, चूँकि ये रोग जो होता है स्थानिक रोग होता है, यानी जिस स्थान पर एक बार होता है उसी स्थान पर बार बार जो है ना होते रहता है उसी मौसम में। इस रोग से बचाने के लिए एंथ्रेक्स स्पॉट टीका आता है जो अभी पूरे झारखंड में उपलब्ध है, हर ब्लॉक में उपलब्ध है। आप अपने पशु को यदि नहीं लगवाए हो तो आप जो है अभी टीका लगवा दें। इसके बाद दूसरा जो जानलेवा बीमारी होता है बरसात के दिन में, आपको है गला घोटू, जिसको हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया भी कहते हैं और ये 3 रूप में होता है। ये भी जीवाणु जनित रोग होता है, बरसात के दिन में होता है, जानलेवा बीमारी है, स्थानिक रोग होता है, जिस स्थान पर एक बार होता है उसी स्थान पर जो है बार बार होता है। और इसका 3 रूप, पहला रूप तो आप लोग जानते होंगे कि गला के नीचे सूजन हो जाता है, बुखार हो जाता है, बहुत 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार हो जाता है, खाना पीना छोड़ देती है, जीभ बाहर निकल जाता है, मुंह से लार निकलता है, घड़ की आवाज़ होती है और 1-2 दिन के बाद जो है पशु मरने लगती है। एक के बाद एक कई पशु मरने लगता है, चूँकि समूह में बीमारी होता है। दूसरा इसका रूप होता है ये कि बुखार हो जाता है और खाना पीना छोड़ देगी, उसके बाद जो है पतला दस्त होने लगता है, उसके साथ रक्त भी आता है, खून भी आता है और पशु जो है 1-2 दिन में मर जाती है। तीसरा बीमारी है, इस रोग से बचाने के लिए जो है ना इसका जो तीसरा लक्षण है रूप वो है निमोनिया रूप। उसमें लंबी लंबी सांस लेती है, बुखार हो जाता है और उसके बाद जो है 1-2 दिन में पशु मर जाती है। तो 3 रूप होता है गला घोटू रोग का। इससे बचाव के लिए जो है गला घोटू रोग टीका जो आता है वो लगवा दे किसान भाई अपने पशुओं को, गांव में टीका का शिविर करके या जो है निकट के पशु चिकित्सक से सलाह लेके टीका लगवा दे।
तीसरा बीमारी है लंगड़ी रोग, पशु में जो होता है जिसको ब्लैक क्वार्टर कहते हैं। ये भी जो है ना, जो जवान पशु होता है उसमें जो मांस वाला मसीला भाग होता है और वहीं पर एक गैस भरी सूजन हो जाती है, हाथ से दबाने पर जो है चुड़ की आवाज़ होता है और कुछ दिन के बाद जो है उसमें 2-3 दिन के बाद पस आने लगता है, पशु लंगड़ा के चलता है, मर जाता है 4-5 दिन के बाद। तो इस रोग से भी बचाने के लिए टीका आपके उपलब्ध है। तो ब्लैक क्वार्टर वैक्सीन या लंगड़ी रोग टीका जो है ना, आप अपने प्रखंड के पशु चिकित्सक पदाधिकारी से संपर्क करके टीका यदि नहीं लगवाए हो तो आप लगवा दें। तो अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया गाय पर खास कर तक, गाय भैंस में जो है अच्छा, और ये बीमारी होता है। लंगड़ी रोग तो ज़्यादा इसमें भैंस में होता है, गाय में भी होता है, कम होता है, लेकिन भैंस में ज़्यादा, जो काला धन है उसमें ज़्यादा होता है। अच्छा। जी। अच्छा, अब बताइए, जो हमारे किसान भाई जो बकरी पालन किए हैं और सूकर पालन किए हैं, उनमें कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं, बारी बारी से बताएं। बकरी में कौन सी बीमारियां लगती हैं, सूकर में कौन सी बीमारियां लगती हैं, उसका देखभाल हमारे किसान भाई कैसे करें? देखिए किसान भाई, अभी जो है बकरी में एक तो बताया कि परजीवी बीमारी लगता है। परजीवी में अंतः परजीवी होता है, बाह्य परजीवी भी होता है। तो अंतः परजीवी में कृमि वगैरह जो होता है, चूँकि बरसात के दिन में काफ़ी जो है ना छूत लगता है कृमि का, तो कृमिनाशक दवा जो है ना उसको देना चाहिए। एक खुराक देने के बाद दूसरा खुराक 10 दिन के बाद देते हैं, इसलिए कि जो अंडा में होगा वो बच जाता है दवा देने के बाद। तो उसको जो है दूसरा खुराक दे, बरसात के पहले एक खुराक दे दे और बरसात के बाद दे दे, निकट के पशु चिकित्सक पदाधिकारी की सलाह से। या तो फेबेंडाजोल जो दवा आता है, इसमें गाभिन पशु में भी दे सकते हैं, 5 mg पर किलो शारीरिक भार की दर से उसको खिलाते हैं। और इस तरह से बकरी हो या गाय भैंस हो, उसको भी जो है ना आप दे सकते हैं। ये फेबेंडाजोल हुआ, अल्बेंडाजोल में बेंडाजोल जो आता है, ये सब पशु गाभिन पशु में नहीं देते, इसलिए जो है वो अपने निकट के पशु चिकित्सक पदाधिकारी से पूछ के ही दे। और दूसरा जो है बकरी में ही अभी बरसात के दिन में एक रोग है कोक्सीडियोसिस, जिसको बोलते हैं खूनी दस्त भी कहते हैं। तो कोक्सीडियोसिस बहुत भयंकर जो है ना ज्वलंत समस्या है आज के समय में। बकरियों में जो सघन विधि से पाले हुए किसान भाई, उनके बकरी में जो है कोक्सीडियोसिस रोग हो जाता है, खूनी दस्त, पतला दस्त करने लगती है सब बकरियाँ। पतला दस्त में आप, चूँकि ये बीमारी होता है प्रोटोजुआ के कारण, इमेरिया परिवार के प्रोटोजुआ जो 45 तरह के पाया जाता है, तो कुछ गाय भैंस में होता है, कुछ बकरी में होता है, कुछ आपके खरगोश में होता है, कुछ मुर्गी में होता है। इस तरह से जो है ना तीतर में भी पाया जाता है। तो बकरी में खास करके 15 तरह के पाया जाता है, भेड़ बकरी में तो 10 जो है ना मुख्य रूप से बकरी में अभी तक पहचान किया गया है। पतला दस्त होता है, चूँकि ये दस्त जो होता है पहचान करना थोड़ा दिक्कत होता है, चूँकि 5% ही रोग जो होता है अति तीव्र अवस्था में होता है, पतला दस्त होता है। और 95% जो है आपको कुछ तीव्र अवस्था में होता है, जिससे किसान भाई उसको पहचान नहीं कर पाते हैं। उसमें क्या होता है कि अति तीव्र अवस्था में होता है तो लोग तुरंत इलाज करा देते हैं उसका, लेकिन फिर भी जो है वो पूरी तरह से मुक्त नहीं होता है रोग से, चूँकि जो दवा है उसका, दवा जो आती है, ये प्रोटोजुआ का लाइफ साइकिल अलग अलग, जीवन चक्र जो होता है, तो अलग अलग जीवन चक्र के हिसाब से जो है उसमें दवा दी जाती है। तो उतना किसान भाई नहीं करा पाते हैं, जांच कराना पड़ेगा कि किस जीवन चक्र में जो है ना उसका प्रोटोजुआ का अवस्था है और कौन दवा काम करेगा। तो वैसी स्थिति में नहीं हो पाता है और आंत में ही पड़ा रहता है, जिसके कारण जो है बकरी के बाल झड़ना शुरू हो जाता है, पतला दस्त। जैसे मौसम बदलेगा, ठंडा गर्म होगा या बरसात का मौसम आएगा, पतला दस्त शुरू हो जाता है, कमज़ोर हो जाती है, बढ़वार रुक जाता है। इस तरह से जो है ना होता है। चूँकि जो बच्चा फेनूस वगैरह भी नहीं पीता है, उसमें तो 18 दिन के उम्र पर ही जो है ना लग जाता है, तो काफ़ी ग्रसित हो जाता है। और जब माँ से अलग करते हैं 3-4 महीना के उम्र पर, तब जो है ना पीक पीरियड जो है ना उसमें पतला दस्त होने लगता है, कमज़ोर होकर मरता है। बहुत सारा जो है ना ये समस्या है किसान भाई के पतला दस्त हो कोक्सीडियोसिस से। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और किसान भाइयों, इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार। जोहार। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत
दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ तो मास्टर जी ई जे हमरे कर विशेषज्ञ रहे डॉक्टर दिनेश्वर राय, तो बड़ा बढ़िया से एकदम जानवर का देखभाल कर जे हमरे कर पशुधन से कर देखभाल कर बारे बताए थे। बिल्कुल। और अब हमके बुझायला कि जितना बीमारी उमारी है से कर काला के बचाव करे के से के तो किसान भाई मन बुझ गेले। एगो और तनी सुन हमके दिक्कत दिसे लाग रहा है अपन गांव घर में कि ये जे बारिश जे रुई के होत है नी, तो बहुत किसान मन है जे मन कर खेत इसने खाली पड़ जाए, पड़ती रह जाए, मन अपन फसल के लगाए नहीं पारले। तो इसन में एखन कोनो उपाय बताब का उमन के? हाँ भाई देखिए, ये समय किसान भाइयों को वैकल्पिक खेती करने की ज़रूरत है। अच्छा। है ना। अब देखिए ये जो खेती है हमारी खरीफ की, इसमें इस साल चूँकि बारिश रुक करके हुई है, कई जगह कम बारिश हुई है, तो ऐसे में कई किसानों के खेत परती रह गए होंगे। और किसान भाइयों आप जानते हैं कि अगर ऐसे जो परती खेत रह गए हैं उसमें आप वैकल्पिक खेती करते हैं तो आपको अच्छा लाभ होना होगा। तो आप चलिए ये देखें, इसमें आप सरगुजा की खेती कर सकते हैं, आप तुरई की खेती कर सकते हैं। आइए इन दोनों फसलों के बारे में खास जानकारी हासिल करते हैं कि आप कैसे इसकी तैयारी करेंगे और क्या क्या उपाय करेंगे ताकि खेती बढ़िया हो। और इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर BK सिंह। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र जयनगर कोडरमा आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे सरगुजा एवं तुरैया की वैकल्पिक खेती के बारे में। इस विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर BK सिंह। आइए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का हमने विषय चुना है वैकल्पिक खेती, तो वैकल्पिक खेती क्या है? किसान भाइयों, वैकल्पिक खेती मतलब होता है जैसे इस साल अपने राज्य में सूखा पड़ा हुआ है, तो जो किसान भाई खरीफ में कोई बुआई नहीं कर पाए हैं, उनका खेत खाली पड़ा है, चाहे वो धान का खेत हो या जो है अरहर नहीं बो पाए हों, जो भी खेत खाली पड़ा है उसमें कौन सी फसल कम अवधि की फसल ले लें जिससे कि वो इसको काट कर और अगली फसल रबी की फसल फिर बो सकते हैं, जिसमें कि मुख्यतः सरगुजा, कुल्थी और तोरिया आता है। सरगुजा और तोरिया एक ऐसी तिलहनी फसल है जिसमें कि बहुत कम जो है खर्चे की ज़रूरत पड़ती है और इसकी उपज अच्छी हो जाती है, और इसको हम 90 से 100 दिन के अंदर में इसकी काट लेते हैं। और 90 से 100 दिन के अंदर काटने के बाद हम फिर उसके बाद उन्नत हलना एक ऐसी प्रजाति है गेहूं की जिसकी बुआई हम देर से कर सकते हैं। किसान भाइयों, तोरिया की जो मुख्य प्रजाति है उसमें PT 303 है, भवानी है और PT 507 है, और उत्तरा एक अच्छी प्रजाति आई है। जो किसान भाई सितंबर के द्वितीय सप्ताह तक बुआई कर सकते हैं उनको सलाह दी जाती है कि PT 303 और PT 507 की बुआई करें, और जो किसान भाई सितंबर के अंतिम सप्ताह तक बुआई करेंगे वो किसान भाई एक जो भवानी प्रजाति है जो कि 90 दिन में पक कर तैयार हो जाती है उसकी बुआई करेंगे। डॉक्टर साहब, यहाँ तो आपने बताया तोरिया की, तो तोरिया की जो किसान भाई लगाएंगे तो इसके लिए खेत की तैयारी करनी पड़ती है, तो किस प्रकार के खेत में वो लगाएंगे? किसान भाइयों, जो कि अभी हम कोई फसल बोए नहीं है और हमारा खेत खाली पड़ा हुआ है तो इस समय घास खरपतवार बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए एक बार किसी मिट्टी पलट हल से हम उसकी जुताई कर देते हैं और उसके बाद कम से कम 2 बार कल्टीवेटर या डिस्क हैरो चला देते हैं, जिससे कि खरपतवार उसी मिट्टी में मिल जाता है और उससे जो है कि जीवांश पदार्थ भी पौधे को मिल जाता है। किसान भाइयों, इसके बाद हम पाटा लगा के खेत को समतल कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया खेत की तैयारी या खेत का चयन, इसके बाद सबसे प्रमुख बात आती है कि बीज दर क्या होनी चाहिए और लगाने के लिए कितनी दूरी का प्रयोग करेंगे किसान भाई? किसान भाइयों, तोरिया की बीज दर 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। प्रति हेक्टेयर जो कि जो है 2.5 एकड़ का 1 हेक्टेयर होता है, और इसकी दूरी 30 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति रखना चाहिए और 15 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखना चाहिए। आप फसल को 30 सेंटीमीटर की पंक्ति से पंक्ति की दूरी पर बो देते हैं और उसके करीब 12 से 15 दिन बाद जब जमा हो जाता है तो उसकी जो है हम थिनिंग कर देते हैं, मतलब बीच में जो गजिन पौधे हैं उसको निकाल कर उसकी दूरी हम निर्धारित कर देते हैं 15 सेंटीमीटर पर।
डॉक्टर साहब, ये तो बात आपने बता दी कि सरगुजा लगाने की विधि, इसके बाद सबसे बड़ी बात आती है उर्वरक का प्रयोग। तो किसान भाई कितने समय पर और कब इसका प्रयोग करेंगे? किसान भाइयों, उर्वरक की जहाँ तक बात आती है उसमें हम लोग मुख्यतः नत्रजन, फास्फोरस और पोटाश का प्रयोग करते हैं। तोरिया के लिए हमको 50 किलोग्राम नत्रजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस तथा 25 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर देने की आवश्यकता पड़ती है। इसको बुआई के समय हम 25 किलोग्राम नत्रजन, जिसको कि हम यूरिया के रूप में, और 25 किलोग्राम फास्फोरस, जिसको हम डीएपी के रूप में, डाई अमोनियम फास्फेट, तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश के रूप में 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के रूप में हम खेत की अंतिम तैयारी के समय दे देते हैं। और जब हम पहली सिंचाई करते हैं करीब 25 से 30 दिन बाद, तब हम ऊपर से टॉप ड्रेसिंग यूरिया की करते हैं, जो कि 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से किया जाता है। डॉक्टर साहब, यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे, जिससे हमारे किसान भाई सबसे त्रस्त रहते हैं, वो है लाही का प्रकोप। तो इसके लिए क्या किसान भाई करेंगे? देखिए, लाही मतलब जैसे एफिड होता है, जो कि बहुत हरा हरा जो है कीड़ा, जो जब सरसों का पौधा निकलता है और उस समय जब भी बादल का मौसम होता है उस समय उसमें लग जाता है, चाहे सरसों हो चाहे तोरिया हो, आलू में भी लग जाता है। तो उसका रोकथाम करने के लिए आप जो है, जब देखते हैं कि आप प्रतिदिन आप उसका नियंत्रण करते रहें, खेत का देखभाल करते रहें। खेत का देखभाल करने से क्या होता है कि अगर आपको 1-2 टहनी पर अगर दिख जाता है तो आप उसको तोड़कर कहीं मिट्टी में उसको गाड़ दीजिए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, कुछ ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ गया है, जो कि ये देखा जाता है कि एक 10 सेंटीमीटर टहनी के बीच की दूर में अगर 20 से 25 माहौल हैं तो आप दवा का छिड़काव करेंगे। दवा के छिड़काव के लिए अभी क्लोरपाइरिफास नामक दवा है, जो कि 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से इसका छिड़काव किया जाता है। डॉक्टर साहब, यहाँ एक हम पूछना चाहेंगे प्रश्न कि हमारे किसान भाई किस प्रकार की किस्मों का चयन करें एवं लगाने का सही समय क्या होना चाहिए? देखिए, सरगुजा जो दूसरी फसल हम लोग बात कर रहे हैं सरगुजा लगाने की बात, तो हमारे यहाँ जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से जो प्रजाति निकाली गई है बिरसा नाइजर 1, सरगुजा को नाइजर भी बोलते हैं, बिरसा नाइजर 1, बिरसा नाइजर 2, बिरसा नाइजर 3, 3 प्रजाति जो उत्तम प्रजाति है, इसका हम लोग चयन करते हैं। जिसमें कि अगर हमको थोड़ा देर हो गया है तो हम बिरसा नाइजर 2 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसकी अवधि करीब 95 से 100 दिन है। और बिरसा नाइजर 1 और बिरसा नाइजर 3 की अवधि जो है वो 110 से 120 दिन है। तो किसान भाइयों, 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस बीज का प्रयोग करना चाहिए। और इसमें खाद की जो मात्रा दी जाती है 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यूरिया, फास्फोरस और पोटाश देते हैं। अगर आपके पास सल्फर है, अगर नहीं है तो पोटाश का प्रयोग हम सिंगल सुपर फास्फेट से करते हैं, क्योंकि तिलहनी फसल में सल्फर की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जो कि तेल बनाने में काम आता है, उसमें तेल की मात्रा बढ़ जाती है। तो अगर हम फास्फोरस का प्रयोग सिंगल सुपर फास्फेट से करें तो ज़्यादा लाभदायक होगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि खरपतवार की भी इसमें जो है ज़्यादा संभावना रहती है। इसके लिए चाहे तोरिया हो चाहे सरगुजा हो, उसके लिए किसान भाई पेंडामिथलिन का प्रयोग करें। पेंडामिथलिन एक रसायन है जो कि 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 1 किलोग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट ही पड़ता है, उसको जो है प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 48 घंटे बाद और 72 घंटे के अंदर इसको जो है समान रूप से मशीन के द्वारा छिड़काव कर दिया जाता है। और जो भी आप मशीन का प्रयोग करें उसमें फ्लैट फैन नोजल का प्रयोग अवश्य करें। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज का समय यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन जाते जाते आपसे एक विनती ज़रूर करेंगे कि आप हमें ख़त लिखिए, क्योंकि आप जब हमें अपनी बात लिखेंगे तो हम अपने कार्यक्रम को और बेहतर बना सकेंगे। और ख़त लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो एकदम ना मटियाओ और एकदम फटाफट चिट्ठी लिखो। तो बातें तो बहुत हैं और हम चाहते हैं कि बातें आपसे करते रहें, लेकिन अगले अंक में करेंगे आपसे बात। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जोहार।